हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप को समझेंगे। अब देखिए, जो एसेंशियल्स हैं पार्टनरशिप के, जो कि हमें पार्टनरशिप एक्ट से मिलते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री एज वेल एज मेंस। और अगर आप एलएलबी का भी एग्ज़ाम देते हैं, आपके अगर सिलेबस में पार्टनरशिप एक्ट है, तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, एसेंशियल्स जो हैं, इसको आप 6 या 7 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने इसकी 6 क्लासिफिकेशन की है एसेंशियल्स की। क्या क्या क्लासिफिकेशन की है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले, देयर शुड बी अ रिलेशन। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि रिलेशन कैसे। उसके बाद सेकंड जो है, जो एसेंशियल है एक पार्टनरशिप का, पर्सन्स की जो पार्टनरशिप होती है वो सिर्फ पर्सन्स के बीच में होती है। अब वो पर्सन नेचुरल पर्सन होते हैं या लीगल पर्सन होते हैं, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा जो एसेंशियल है वो है एग्रीमेंट, कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती। वो एग्रीमेंट कैसे हो सकता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद जो चौथी चीज़ होती है वो होती है बिजनेस। अब आपने रिलेशन किया, पर्सन्स हुए, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन किस चीज़ के लिए होगा वो किसी बिजनेस को करने के लिए होगा। तो बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बिजनेस क्या होता है इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में भी समझ चुके हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, जो सेक्शन 2 की डेफिनेशन में भी बताया गया है। उसके बाद फिफ्थ एसेंशियल जो होता है वो उसका क्या होता है, शेयरिंग। क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ये इसका फिफ्थ एसेंशियल है। अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक पार्टनरशिप है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपना प्रॉफिट शेयर करें। अब वो किस रेशियो में शेयर करें, वो अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर या अपना डिसाइड कर सकते हैं। और अगर डिसाइड नहीं करते तो वो उनका जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर होता है सभी पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद छठी और आखिरी चीज़ जो है वो है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी होंगे और अपने आप में प्रिंसिपल भी होंगे, और हो सकता है कि उनमें से कोई एक काम कर रहा हो या सब काम कर रहे हो एक दूसरे के बिहाफ के ऊपर। तो ये जो हैं 6 एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स कह सकते हो, एसेंशियल्स कह सकते हो, किसके, पार्टनरशिप के। अब हम फर्स्ट एसेंशियल के ऊपर आते हैं। फर्स्ट एसेंशियल कौन सा था इसका? रिलेशन। रिलेशन वर्ड से हमें क्या समझ आता है? अब यहाँ पे रिलेशन है किसका? जैसे ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपने बीच में एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो इनके बीच में रिलेशन मेंटेन हो रहा है, इनको हम क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति अपने बीच में रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं इनको हम बोलेंगे पार्टनर्स। अब ये जो रिलेशन मेंटेन करें, आप किसी के साथ रिलेशन क्यों मेंटेन करते हो? उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट, आप उससे रिलेशन मेंटेन करते हो क्योंकि आपके पास म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, कि वो आप पे भरोसा करता है और आप उस पे भरोसा करते हो, जिसको हम ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। तो ये पार्टनर्स के बीच में ये जो रिलेशन होता है वो इसी रीजन के कारण होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के कारण। और दूसरा रीजन होता है कॉन्फिडेंस। उनको एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तभी तो वो मिलके काम करेंगे। अगर ये कॉन्फिडेंस हट गया, ये जो ट्रस्ट है एक दूसरे के उनके ऊपर, जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, अगर ये हिल गया तो उनके जो बीच का रिलेशन है वो टूट जाएगा और जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए ही जो पार्टनर्स हैं उनकी एक लिमिट बताई गई है। वो लिमिट जो है हमें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं बताई गई, वो हमें कंपनीज एक्ट और कंपनी रूल्स के अंदर बताई गई है। कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से ये जो लिमिट है बैंकिंग कंपनी के अंदर वो 10 है और नॉन बैंकिंग के अंदर 20 है। और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये लिमिट 100 कर दी गई और कंपनी रूल्स के हिसाब से ये लिमिट 50 है। तो इतने ही मेंबर्स जो हैं वो मिल के पार्टनरशिप बना सकते हैं। अगर ये नंबर एक्सीड करता है इससे, अगर ये नंबर एक्सीड करता है तो वो पार्टनरशिप जो है वो इल्लीगल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इल्लीगल हो जाएगी। उसके लिए फिर क्या कंपलसरी हो जाएगा कि वो अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर कराए, अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर कराए। अदरवाइज अगर वो चलती रहेगी तो वो एक इल्लीगल एंटिटी बन जाएगी अपने आप में। अब यहाँ पे लिमिट क्यों रखी गई? इसके पीछे एक फेमस प्रोवर्ब है जिसको कहते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट वन फ्रेंड
इम्पॉसिबल टू गेट टू। अगर आप आज एक दोस्त बनाने निकलते हैं तो एक दोस्त बनाना भी मुश्किल है, तो दो कहाँ से बनाओगे, इसलिए कि लिमिट रखी गई, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा लोग होते जाएंगे तो वो उनके बीच में ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन है ये मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे एक लिमिट रख दी गई इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट एसेंशियल है वो क्या है, रिलेशन। उनके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन कैसे होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के कारण। तो ये हमारा फर्स्ट एसेंशियल है। उसके बाद आते हैं हम पर्सन्स के ऊपर। अब ये जो पार्टनरशिप है ये किसके बीच में बनेगी, पर्सन्स के बीच में बनेगी। अब पर्सन्स कौन होते हैं, पर्सन जो है, अब जब आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे वहां पे वर्ड यूज हुआ है पर्सन्स, मतलब कि ये प्लूरल सेंस के अंदर यूज हो रहा है, एक से ज्यादा व्यक्ति, मतलब कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है। यहाँ पे नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब कि जैसे ए बी सी ये तीनों ही नेचुरल पर्सन है, तो ये आपस में मिलके एक पार्टनरशिप बना सकते हैं। या हम कह सकते हैं ए और बी जो है एक कंपनी है, तो ये क्या एक लीगल पर्सन है, ये क्या एक नेचुरल पर्सन है, तो ये दोनों भी आपस में पार्टनरशिप बना सकते हैं। उसके बाद ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, तो ये दोनों ही क्या है, लीगल पर्सन है अपने आप में, तो ये दोनों मिलके भी एक साथ अपना पार्टनरशिप एक क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टनरशिप जो होती है, जैसे मान लीजिए ए बी और सी ने मिलके एक पार्टनरशिप बनाई, वहीं डी ई और एफ ने मिलके एक पार्टनरशिप बनाई। अब ये पार्टनरशिप का नाम रखा गया एफ, नहीं सॉरी रखते हैं इसका नाम जेड और इसका नाम रखते हैं वाई, ठीक है। तो क्या जेड पार्टनरशिप और वाई पार्टनरशिप मिलके एक पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं एक्स नाम से, तो इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है वो अपने आप में एक लीगल पर्सन नहीं होती, ना तो वो नेचुरल पर्सन है ना ही वो एक लीगल पर्सन है, तो इसलिए ये दोनों अपने आप में मिलके एक पार्टनरशिप नहीं बना सकते। ये बात एक केस के अंदर बोली गई थी, फेमस केस है जिसको मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर भी पूछा था। अगर आपको नाम पता है तो मेरे लिखने से पहले आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। उस केस का नाम है दुलीचंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस के अंदर बोला गया कि जो पार्टनरशिप होती है वो अपने आप में लीगल पर्सन नहीं होती, इसलिए दो पार्टनरशिप्स मिलके एक पार्टनरशिप नई नहीं बना सकते। लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे एक फर्म है उसके जो पार्टनर हैं वो अपने आप में इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर दूसरी पार्टनरशिप के इंडिविजुअल पार्टनर्स के साथ एक फर्म बना सकते हैं। ये बात बोली गई केस के अंदर जिसका नाम है CIT, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जादव जी नरसीदास एंड कंपनी 1963 के केस के अंदर। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जादव जी नरसीदास एंड कंपनी, इस केस का नाम लिख देता हूं मैं, CIT वर्सेस जादव जी नरसीदास एंड कंपनी 1963 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर ये बात बोली गई। तो ये दोनों केसेस हमें पता होने चाहिए, दोनों केसेस इंपॉर्टेंट केसेस है, बिकॉज वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या दो पार्टनरशिप फर्म्स आपस में एक नई पार्टनरशिप बना सकते हैं, तो फिर आपको ये केस जो है मेंशन करने होंगे और रीजन बताना होगा कि वो क्यों एक नई पार्टनरशिप नहीं बना सकते। तो ये हमारा सेकंड एसेंशियल हो गया। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड एसेंशियल के ऊपर। थर्ड एसेंशियल कौन सा था, एग्रीमेंट। अब अगर एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टीज के बीच में तो फिर वो एक पार्टनरशिप नहीं बना सकते। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, ये कहीं पे भी ये प्रिस्क्राइब नहीं करता कि एक एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है, भाई रिटर्न के अंदर वो बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट है ये तीन तरीके से हो सकता है, या तो रिटर्न हो सकता है, या ऑरल हो सकता है, या फिर जो पार्टीज का कंडक्ट है, जिस हिसाब से वो मिल के काम कर रहे हैं, उससे भी हम ये बता सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट के अंदर काम कर रहे हैं
पार्टनरशिप के, मतलब उनके बीच में पार्टनरशिप है। और ये जो पार्टनरशिप होती है कैसी होनी चाहिए, वॉलेंटरली नेचर की होनी चाहिए, इनवॉलेंटरली नहीं होनी चाहिए। एक केस था लक्ष्मीबाई वर्सेस रोशनलाल 1972। इसके अंदर बोला गया था कि एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, ये रिटर्न में होना जरूरी नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट नहीं करता तो उसके कुछ बेनिफिट्स उसको नहीं मिलते। तो वो हम अपनी एक अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप को रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट नहीं करता तो उसके क्या नुकसान होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टनरशिप है, जो उनके बीच का एग्रीमेंट है, वो कंडक्ट से भी हो सकता है। अब हमने ये बात पढ़ी थी जैसे सेक्शन 2 के अंदर भी पढ़ी थी, सेक्शन 3 में भी पढ़ी हमने, कि जहाँ पे मान लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस है। जैसे हमें पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है कहाँ से निकल के आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकल के आया। जो उसका चैप्टर 11 था उसको हटा के हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव नहीं था, सारी चीज़ों को कवर नहीं कर रहा था। अब लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई बात बोली गई और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही, तो वहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस चलेंगे। और अगर कोई बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बोली गई तो वहाँ पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चलेगा। इसलिए जो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करता है तो वहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो एप्लीकेबल होगा। मतलब जो सेक्शन 10 के अंदर जो बातें बोली गई हैं, एसेंशियल्स जो हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे इस एग्रीमेंट में होना, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में होना भी ज़रूरी है। अब वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये फ्री कंसर्ट से होना चाहिए, जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में फ्री कंसर्ट होनी चाहिए। पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन, कि जो उनके बीच में कंसिडरेशन है, जो भी चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं वो कैसी हों, लॉफुल हों। चौथी बात, देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हों, मतलब जो एग्रीमेंट वो बना रहे हों, उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो, लॉफुल हो, इलीगल चीज़ ना हो। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रखा हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं सेक्शन 26, 27 इनमें जो पढ़ते हैं जिनको वॉइड डिक्लेयर कर रखा हो, इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनके बीच में इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, और वो इमोरल या पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए, जो सेक्शन 23 के अंदर भी बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो ये बात हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद अब जब हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो जब हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं इसके साथ आगे ही, वहाँ पे हमें क्या बताता है, ये बात हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी थी। वहाँ पे हमें ये बात बताता है कि जो एक पार्टनरशिप होती है ये स्टेटस से नहीं आती। जैसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखते हैं, वहाँ पे एक जो व्यक्ति होता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर कैसे बन जाता है, बाय बर्थ बन जाता है, मतलब उसको स्टेटस से वहाँ चीज़ मिलती है। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है वो कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आती है, पार्टनरशिप जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। मतलब कि जो पार्टीज हैं, पार्टीज की विल से वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। अब आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपनी विल से थोड़ा ना, आप अगर उस फैमिली में पैदा हो गए तो वहाँ पे आप मेंबर बन गए, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके बीच में विल होनी चाहिए, आप मिल के तभी वो काम कर सकते हो। तो इसलिए ये जो पार्टनरशिप होती है कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिस्टेंस में आती है, ना कि स्टेटस से एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर जैसे मैं क्वेश्चन अराइज करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंपनीज होती हैं वो पार्टनर हो सकती हैं, लेकिन कंपनी अगर पार्टनर होंगी तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाएंगी। अब वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्यों आ जाएंगी, इसका सबसे बेसिक रीज़न बताता हूँ। अब जो कंपनीज होती हैं उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रिपोर्ट करना होता है, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास रिपोर्ट करना होता है। अब अगर कंपनी मिल के पार्टनरशिप बना ले तो उसको आरओसी के पास भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है कि जो कंपनीज है वो मिलके पार्टनरशिप करें। तो ये चीज़ हमारी थर्ड एसेंशियल के अंदर बताई गई एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद अब आते हैं फोर्थ एसेंशियल के ऊपर। फोर्थ एसेंशियल कौन सा है, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है,
बिजनेस मतलब जो हमें सेक्शन 2B के अंदर भी बताया गया है, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कि बिजनेस का मतलब होता है हर एक तरीके का ट्रेड, हर एक तरीके का ऑक्यूपेशन और हर एक तरीके का प्रोफेशन। मतलब सभी प्रकार के जो हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, वो सभी बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन इस बात को प्रोफेसर अंडरहिल ने बोला कि ये जो डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट की, ये बहुत ही वीक है, वेग है और अपने आप में क्लियर नहीं करती कि बिजनेस का मतलब है क्या। तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हर एक तरीके का ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। और ये जो ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन हम कर रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ये पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर A और B मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं आपस में, और वो बोलते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे जो कि मोटर व्हीकल एक्ट को वायलेट कर दिया, तो यहाँ पे जो इन्होंने पार्टनरशिप करी है, कैसी पार्टनरशिप हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी। कैसे बिजनेस? क्योंकि ये कैसे बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं? ये एक इलीगल बिजनेस के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। तो पार्टनरशिप जो है वो लीगल बिजनेस के लिए ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो बिजनेस है वो कैसा हो? कैरिड ऑन हो। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि बिजनेस जो है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक पार्टनर के द्वारा भी अगर चल रहा है, और उसके अंदर क्या आ रही है? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही हैं। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, कैरिड ऑन का मतलब क्या है? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक सिंगल ट्रांजेक्शन करता है, जैसे सेल की और उसकी मतलब परचेज की और उसकी सेल कर दी, इतनी सी बात हुई, खत्म, तो ये जो है बिजनेस नहीं कहलाएगी। बिजनेस होने के लिए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपने एक सिंगल परचेज की हो, उसके बाद आप उसको सीरीज के अंदर सेल कर रहे हो, तो वो भी पार्टनरशिप कहलाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बेलयान खरीदता है एक सिंगल टाइम पे, लेकिन उसको एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर सेल करता है और उसमें से अपना प्रॉफिट जो है कमाता है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाया जाएगा? कैरिंग ऑन बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चल रही है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पार्टनरशिप करता है रोड बनाने के लिए, रोड होती है उसको बनाने के लिए पार्टनरशिप करता है तो ये एक सिंगल एक्ट, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीरियड ऑफ टाइम तक ये काम चलता रहेगा। वर्कर्स आएंगे, सुपरवाइज करना होगा, बिल्स बनाने होंगे, अप्रूवल लेना होगा गवर्नमेंट का, तो ये सारी चीजें करनी होंगी, तो इसलिए हम इसको कैरिंग ऑन बिजनेस बोलेंगे। तो बिजनेस जो है इस तरीके से होना चाहिए, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो ये बात हमें अपने फोर्थ एसेंशियल के अंदर पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने फिफ्थ एसेंशियल के ऊपर, जो क्या बोलता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में, कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने आप में, मतलब अपने बीच में प्रॉफिट को शेयर करें। ये चीज़ सबसे मस्ट है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर जितने भी हम एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं वो सारे एसेंशियल्स वेग हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं है अगर वो अपने बीच में प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे। ये बात एक केस के अंदर भी बोली गई। उस केस का नाम है रघुमल वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ कलकत्ता। और अगर हमारा जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, चाहे हमने ऑरली कर रखा है, चाहे हमने रिटर्न में कर रखा है, कंडक्ट से कर रखा है, और वहाँ पे हमने ये नहीं बता रखा कि हम कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो के अंदर शेयर होगा। ये बात हमें सेक्शन 13B के अंदर पार्टनरशिप एक्ट के भी बताई गई है। तो ये चीज़ जो है हमें पता है। अब क्या है कि ये जो है इनका पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक बात ये पता होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो भी प्रॉफिट के अंदर पार्ट ले रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर पार्टनर हो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे हमने एक एम्प्लॉय को रखा, मैनेजर को रखा, उसको हम क्या कह रहे हैं कि पार्टनरशिप के अंदर हम तेरे को एक फिक्स सैलरी नहीं देंगे, इसके बदले हमें जिस भी हिसाब से प्रॉफिट होगा उसके अंदर तू शेयर ले लियो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी एक पार्टनर बन गया। पार्टनर बनने के लिए हमें प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा और लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे, और ये जो सारे रिलेशंस अभी हमने बताई ये सारे भी उसके अंदर होना जरूरी है। सिर्फ इस बात से कि वो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा ले रहा है, इससे वो पार्टनर नहीं बन जाता। इसके बारे में हम सेक्शन 6 के अंदर और डिटेल में जानेंगे। जैसे मनी लेंडर जो है वो अगर आपके प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, ऐसी सर्वेंट जो है
वो आपके प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, या गुडविल का सेलर है वो ले रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो पार्टनर नहीं बनते। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने फिफ्थ एलिमेंट में पता होनी चाहिए कि शेयरिंग और प्रॉफिट उनके बीच में ज़रूरी है। उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट था वो क्या था? म्यूचुअल एजेंसी, जो कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब जो सेक्शन 4 है इसका, वो क्या बोलता है कि बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, की बिजनेस जो है कि सारे मिलके करें, जैसे ए बी सी पार्टनर है तो ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, जितने पार्टनर्स हैं उनके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो ये चीज़ जो है म्यूचुअल एजेंसी कहलाती है। इसी को हम कहते हैं कि सब जो हैं एक व्यक्ति, मतलब एक जो है वो सब व्यक्ति के बिहाफ पे काम कर सकता है और सारे एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, इसलिए सब एक दूसरे के एजेंट भी हैं और सभी अपने आप में पार्टनर्स भी हैं। इसलिए जब हम एक्ट ऑफ फर्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 के अंदर, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, एक्ट ऑफ फर्म, इसलिए वहां पे क्या बोला गया कि अगर कोई एक पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई काम करके आता है तो वहां पे जो पूरी पार्टनरशिप फर्म होगी वो उसके एक्ट के लिए लाइबल हो जाएगी। अगर सारे कोई मिलके काम करते हैं तो वहां पे भी लाइबल होगी पार्टनरशिप फर्म, और अगर कोई एक पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई काम करके आता है तो पूरी पार्टनरशिप फर्म जो है वो उसके एक्ट के लिए लाइबल हो जाएगी, एक्ट ऑफ द फर्म के कारण, जो हमने सेक्शन 2A के अंदर पढ़ा था। तो ये जो है हमारे असेंशियल्स हैं किसके? पार्टनरशिप एक्ट के। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट करके दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, कौन से एक्ट को हम कवर करें। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई कमी लगी हो या कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें इसके अंदर क्या इनोवेशन करनी चाहिए, क्या चेंजेस लेके आनी चाहिए, वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो आप टॉपिक्स बताएंगे उनको डिस्कस करें और जो अपना पार्टनरशिप एक्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे।